हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। हम लोग बीपीएससी स्टेट में पूछे गए गुज़श्ता सालों में जो पूछे गए सवालात हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक सजेशन जो मैं आप लोगों को हर क्लास की शुरुआत में देता हूं, प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे, नोटबुक लेकर के बैठे ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं जो सवाल को की तफसील और सवाल के जवाब ढूंढने के दौरान या सवाल को डिस्कस करने के दौरान जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको आप लोगों को बताता हूं, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। ये आप लोगों के लिए, अगर चैनल अच्छी लगे या क्लासेस अच्छी लगे और क्लासेस आप लोगों को बेनिफिट दे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए ताकि अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ? क्या, इसमें जो क्या है, क्या को क्या कहेंगे? इस्तिफामिया है, इस्तिफाम है, हरफ ताज्जुब है, हरफ नफरी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हरफ ताज्जुब तो नहीं है, क्या से हरफ ताज्जुब नहीं होता है, इसलिए बी गलत है। हरफ नफी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। हरफ ताज्जुब एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो जब ए बी सी में से दो गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा। और यहां पे जो क्या है वो एक्चुअली इस्तिफामिया है, इस्तिफामिया है, सवालिया है, सवालिया। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में वो मेरा भला ना हुआ, तो इसलिए इस्तिफाम ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? ये जो अच्छा इस्तेमाल हुआ है और यहां जो बुरा इस्तेमाल हुआ, इसमें क्या रिश्ता है ये पूछा है। सिफत मौसूफ का है, फाइल मफूल का है। इसमें अच्छा बुरा फेल या मफूल समझ में नहीं आता है, इसलिए बी गलत है। सिफत मौसूफ, अच्छा बुरा दोनों सिफत है, अच्छा बुरा दोनों सिफत है, दोनों सिफत है, इसलिए सिफत मौसूफ का जो रिश्ता है ये भी गलत है। तजाद, तजाद सही है, क्योंकि अच्छा को अच्छा बोलते हैं और बुरा, अच्छा जैसे गुड होता है बुरा बैड होता है, तो ये तजाद है, मुतजाद अल्फाज है। अच्छा का जो मुतजाद जिद है वो बुरा है और बुरा की जो जिद है वो अच्छा है, इसलिए तजाद का रिश्ता है, इसलिए ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है? फेल जो याद करना, जो फेल है उसमें क्या है? फेल माजी है। फेल माजी कहते हैं ऐसा फेल जो गुज़श्ता दिनों में होना मालूम हो, उस फेल को फेल माजी कहते हैं। फेल हाल कहते हैं जो अभी बर वक्त जिस काम का होना समझ में आए। फेल अम्र कहते हैं किसी को ऑर्डर देना, किसी को हुक्म देना, किसी काम, कोई काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए किसी को
हुक्म देना, ऑर्डर देने के होता है, इसको ऑर्डर देना कहते हैं। फेले माजी याद करो में क्या है? ऐसा काम जो गुज़श्ता दिनों में होना समझ में आई, ये समझ में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर गलत है। फेले हाल जिसमें बर वक्त या अभी कोई काम का होना समझ में आए, ये भी याद करो से समझ में नहीं आता है, इसलिए ये फेले हाल भी गलत है। फेले अम्र जिसमें ऑर्डर देना होता है, याद करो, सबक याद करो में ऑर्डर है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि सबक को याद कर लो, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बसते हैं तेरे साये में सब शेख बरहमन। साये, इस जुमले में जो साया यूज हुआ है कि क्या मानी है? मस्कन, मस्कन कहते हैं रहने की जगह। पनाह, किसी शय का अक्स, साया, अक्स कहते हैं साया को, साया को। तो क्या यही अक्स या साया, इस जुमले में जो साया इस्तेमाल है वो मीनिंग में यूज हुआ है, या पनाह के मीनिंग में यूज हुआ? या हस्बे वाला में से एक से ज्यादा इसके मानी है, या हस्बे वाला में से कोई नहीं है? दोस्तों यहां जो साया इस्तेमाल हुआ है वो पनाह के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मस्कन रहने की जगह नहीं होगा, किसी शाय का अक्स नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, इसलिए पनाह ही करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुआ है? तरसी, लफ़ नशर, मुबालगा। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम देख लेते हैं लफ़ नशर और मुबालगा कहते किसको है। शेर में पहले चंद चीजों को एक तरतीब से बयान करना, फिर उनकी मुनासिबत से वजाहत करना लफ़ नशर कहलाता है। लफ़ नशर के मानी है लपेटना, लफ़ के मानी है लपेटना और नशर के मानी है फैलाना। जैसे कि कुछ चीजों को जैसे पहले मिसरे में तरतीब से बयान किया जाता है और दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत की जाती है, तो उन चीजों को जो एक तरतीब दिया जाता है ये लफ़ है, लपेटना होता है। फिर उनकी मुनासिबत से दूसरे मिसरे में बात को फैलाया जाता है, इसलिए नश्र है। जो दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत की जाती है उसका जो असल मकसद है फैलाना होता है, तो उसे नश्र कहा जाता है। लफ़ नशर की दो किस्म है, मुरत्तब और गैर मुरत्तब। लफ़ नशर मुरत्तब से मुराद यह है कि पहले मिसरे में जो अल्फाज की जो तरतीब है उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए। यानी पहले मिसरे में अगर कुछ अल्फाज का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, जो तरतीब पहले मिसरे में है उसी तरतीब से उन अल्फाज की जो तशरीह है या उन अल्फाज की वजाहत है उसी तरतीब के साथ दूसरे मिसरे में अगर की जाए तो लफ़ नशर मुरत्तब कहलाता है। जैसा कि यह तो मिसाल नहीं है। लफ़ नशर गैर मुरत्तब कहते हैं कि अगर पहले मिसरे में जो तरतीब है अल्फाज की, जैसे 2-3 अल्फाज अगर पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ है तो उसी तरतीब से दूसरे मिसरे में उन अल्फाज की वजाहत ना करके तरतीब बदल दी जाए, यानी गैर मुरत्तब कर दी जाए, तो उसे लफ़ नशर गैर मुरत्तब कहा जाता है। लफ़ नशर गैर मुरत्तब कहा जाता है। दोस्तों मुबालगा कहते हैं, या अगर मुबालगा से पहले अगर इन कुछ अशार को देख लें तो गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, जो हमारे क्वेश्चन में जो शेर इस्तेमाल हुआ है यहां पे ऑलरेडी है। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। तीसरे शेर में यानी जो हमने अभी शेर पढ़ा, शेर में गर्मी की शिद्दत का यह हाल है कि जो दाना जमीन पर गिर जाए फौरन भुन जाए। दोस्तों कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मुबालगा कहलाता है। कलाम में किसी हालत या बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को मुबालगा कहते हैं। मुबालगा की 3 शक्लें हैं। पहले शेर में रात भर जाग कर सुबह कर देना,
یعنی پہلا شعر جو ہے وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا. جاگ کر صبح کرنا یہاں استعمال ہوا ہے. جو پہلے شعر میں رات بھر جاگ کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں اعتبار سے ممکن ہے. یعنی بہت سارے لوگ کتنے لوگ پڑھائی کرتے کرتے جاگتے ہوئے صبح کر دیتے ہیں. جو عقل بھی تسلیم کر لیتا ہے اور عادت کے اعتبار سے بھی بات صحیح بھی ہے, کیونکہ عادتاً جو نا لوگ جاگ کر صبح کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو بات عقل اور عادت کے اعتبار سے ممکن ہو وہ تبلیغ کہلاتا ہے, مبالغہ میں تبلیغ کہلاتا ہے. جیسے مبالغہ کی یہ شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح سے ممکن ہو تو تبلیغ کہلاتا ہے. اس لیے اس میں جو ابس جاگ کے صبح وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح, اس میں جو مبالغہ یوز ہوا ہے وہ مبالغہ تبلیغ ہے, تبلیغی مبالغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلی اور عملی دونوں طرح سے صبح تک جگنا یہ دونوں تسلیم ہے, ممکن ہے, اس لیے اسے مبالغہ تبلیغ بولا جاتا ہے. دوسرے مصرے میں تم سلامت رہو ہزار برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. دوسرے شعر میں ہزار برس جینے کی دعا عقلی طور پر تو ممکن ہے مگر عملی طور پر ممکن نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے اور اس لیے عقلی طور پر یہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ 1000 برس جیا جا سکتا ہو, لیکن عملی طور پر اب کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو 1000 برس جو نا زندہ رہتا ہو. تو اس لیے عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. تو عقلی طور پر اگر ممکن ہو مگر عملی طور پر ممکن نہ ہو تو اسے اغراق بولتے ہیں. مبالغہ کی یہ صورت جب کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر ممکن نہ ہو اسے اغراق کہتے ہیں. تیسرے شعر میں جو گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ بیان کہ دانا زمین پر گرتے ہی بھن جائے یہ بات نہ عقلی طور پر صحیح ہے نہ عملی طور پر صحیح ہے. تو دوستو اس میں جو گرمی سے دانا زمین پر گرتے ہوئے بھن جانا یہ نہ عقلی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے نہ عملی طور پر ایسا ہوتا ہے. ایسی دھوپ کڑاکی کی دھوپ ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ زمین دانا پہ گرے اور بھن جائے. تو اس لیے یہ نہ عقلی طور پر ممکن ہے نہ عملی طور پر ممکن ہے. تو مبالغے کی یہ انتہائی شکل کہ جب کوئی بات عقلی اور عملی کسی طور پر بھی ممکن نہ ہو تو اسے غلو کہتے ہیں. تو دوستو 3 قسم, ایک تبلیغ, دوسرا اغراق اور تیسرا غلو. یہ 3 قسم ہے, 3 اقسام ہے مبالغہ کے. دوستو اب سوال پہ چلتے ہیں. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اس لیے اس میں کچھ الفاظ ترتیب کے ساتھ یا دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے, اس لیے یہ لفظ و نشر نہیں ہو سکتا ہے, ترسیب نہیں ہے, یہ مبالغہ ہے. اور مبالغہ کی یہ کون سی قسم ہے؟ غلو. مبالغہ کی یہ تیسری قسم غلو ہے. دوستو چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. عبید کیا ہے؟ اسم جمع, اسم تصغیر, اسم معرفہ. عابد جو ہے ایک اسم ہے, اس کا جو اسم تصغیر ہے وہ عبید ہے, اور یہ عبید اسم معرفہ بھی ہے. اسم تصغیر بھی ہے, اسم معرفہ بھی ہے, اسم جمع نہیں ہے. عبید یہ جمع نہیں ہے اس لیے یہ غلط ہے. اسم تصغیر بھی ہے, اسم معرفہ ہے. بی اینڈ سی دونوں صحیح ہے, اس لیے ڈی آپشن آپ کا کریکٹ ہوگا. حسب بالا میں سے ایک سے زائد. دوستو آگے بڑھتے ہیں. لشکر کش و تاجدار تھا وہ, دشمن کش وہ شہریار تھا وہ. کش میں کون سی صنعت ہے؟ تضاد, حسن تعلیل, تجنیس. تضاد کہتے ہیں 2 ایسے الفاظ کا استعمال جس میں تضاد کا رشتہ ہو, متضاد الفاظ ہو. 2 متضاد الفاظ کا استعمال.
وہ تضاد کہلاتا ہے. تو اس میں تضاد نہیں ہے, کش کش میں کوئی تضاد نہیں ہے, اس لیے یہ آپشن غلط ہے. حسن تعلیل کہتے ہیں دوستو, حسن تعلیل پڑھتے ہیں تھوڑا سا. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. غالب نے اس شعر میں مختلف قسم کے پھولوں کو کھلنے کا سبب یہ بتایا کہ زمین کے اندر جو حسین چہرے اور ہستیاں دفن ہیں, گویا انہی کا عکس لالا و گل میں نمایاں ہو گئی. گویا انہی کی وجہ سے لالا و گل جو ہستیاں دفن ہے, ہستیاں جو متبرک یا بڑے بڑے ہستیاں دفن ہیں, ان کی وجہ سے ہی لالا و گل جو ہے نا بہت ہی نمایاں ہے اور خوبصورت ہے. لالا و گل یعنی پھولوں کا کھلنا فطری عمل ہے, مگر شاعر نے اس کا کچھ اور سبب بیان. فطری عمل ہے لالا و گل, پھولوں کا کھلنا, خوبصورت ہونا, یہ قدرتی عمل ہے, فطری عمل ہے. یہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, انسان کے سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, یا دفن کیے ہوئے انسان ہستیوں کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ایکچوئل سبب ہے وہ فطری عمل ہے, لیکن شاعر نے یہاں پہ جو سبب بیان کیا ہے وہ خاک میں جو دفن ہستیاں ہیں وہ سبب بیان کیا ہے. تو حسن تعلیل کہتے ہیں شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو, حسن تعلیل کہتے ہیں. یعنی یہاں جو سبب بیان کیا ہے وہ ایکچولی پھولوں کا کھلنے کا جو سبب نہیں ہے, لیکن اسی کا استعمال ہوا ہے, اس لیے اسے حسن تعلیل کہتے ہیں. تجنیس کہتے ہیں گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے, وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. اس شعر میں گلے اور گلے املا کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں, مگر تلفظ اور معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں. تجنیس کے لغوی معنی ایک جیسا یکساں ہیں. تجنیس کے لغوی معنی ایک جیسا یکساں کے ہیں. کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو تلفظ یا املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں مگر معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں. شعر کی یہ خوبی حسن صنعت تجنیس کہلاتا ہے. یعنی دو لفظ ہم شکل والے استعمال تو ہوئے ہیں, لیکن دونوں کے الگ الگ میننگ ہے. اب چلتے ہیں کوشچن پہ. یہاں جو کش کش استعمال ہوا ہے, حسن تعلیل جو ایسا سبب مراد لینا شعر میں جو حقیقت میں اس کا سبب ہی نہ ہو, تو حسن تعلیل کہتے ہیں. تو یہ حسن تعلیل یہاں پہ حسن تعلیل کی صنعت استعمال نہیں ہوا, اس لیے بی بھی غلط ہے. تجنیس محرف, تجنیس کہتے ہیں دو ایسے ہم شکل والے یکساں والے, تجنیس کے لغوی معنی جیسے یکساں ہم شکل کہتے ہیں, تو تجنیس ہم شکل والے دو ایسے یکساں الفاظ استعمال کرنا جس کے لغوی معنی الگ ہے لیکن شکلن یکساں دکھتے ہیں, ایک طرح دکھتے ہیں, جیسے کش کش گلا گلے ہوتا ہے, تو یہ تجنیس کہلاتا ہے. لیکن یہاں جو تجنیس محرف ہے, تجنیس کی ایک قسم ہے. کش کش کو جو بھی بولتے ہیں, دو لفظ کا استعمال ہونا اور دونوں کا الگ لغوی معنی استعمال ہونا, تجنیس محرف کہتے ہیں. تو اس لیے سی آپشن آپ کا کریکٹ ہوگا. دوستو آگے بڑھتے ہیں. لفظ افضل کیا ہے؟ اسم نکرہ, موصوف, اسم تفضیل. اسم نکرہ کہتے ہیں عام نام کو جو مشہور نہ ہو. موصوف جس کی صفت بیان کی جائے. اسم تفضیل کی میننگ ہوتے ہیں لفظ جو سب سے افضل, یعنی اگر میننگ اس کی لیا جائے تو جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا, فضل جیسے فضیلت والا جس کی عزت ہوتی ہے. اگر اس کو سب سے فضیلت والا اگر بنایا جائے, بولا جائے کہ یہ سب سے فضیلت والا, تو اسم تفضیل کے استعمال ہوتا ہے, اس کو افضل بولا جاتا ہے. تو افضل اسم تفضیل ہے جو عربی میں اسم کی ایک قسم ہے. عربی میں اسم کی
किस्म। इसलिए इस्म नकिरा तो नहीं है, मौसूफ तो नहीं है, इस्म तफसील करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नज्म के लुग़वी माने क्या है? लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना। दोस्तों नज्म के लुग़वी माने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि नज्म जो एक शेरी सिन्फ है उसको क्या कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, उसके अक़साम क्या है। कुछ अशार यहां पे दिया हुआ है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम, मुद्दत से तुम आवारा हो पहनाए फिजा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम, महरी अय्याम। न रेत के जर्रों पे चमकने में है राहत, न मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम, फिर मेरे तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबा व दरोबाम। ये अशार इकबाल की नज्म शुआए उम्मीद से लिए गए हैं। तो ये प्लीज जरूर याद रखिए कि ये अशार किसकी नज्म से लिया गया है और कौन सी नज्म से लिया गया है। इकबाल की नज्म शुआए उम्मीद से ये सारे अशार लिए गए हैं। दोस्तों नज्म शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख्याल किया जाए। नज्म में एक ही मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख्याल किया जाता है। मौजू एक ही होता है, एक ही तजुर्बे का बयान हो, एक ही तजुर्बे का बयान हो या एक ही वाकया नज्म किया जाए। नज्म की सबसे बड़ी खूबी ख्याल की वहदत है। आमतौर पर हर नज्म का कोई उन्वान होता है। आमतौर पर कोई किसी भी नज्म का उन्वान रख देते हैं। जैसे इकबाल की ये नज्म का जो उन्वान है शुआए उम्मीद है। हैयत के एतबार से नज्म की 3 किस्में। पाबंद नज्म वो नज्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई है। वो नज्म जिसमें बहर के एतबार से बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की गई हो, इसीलिए इसको पाबंद नज्म कहते हैं। नज्म मुअर्रा वो नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो। अच्छा, तमाम मिसरे बराबर होंगे लेकिन काफिये की पाबंदी ना हो तो उसे नज्म मुअर्रा कहते हैं। आजाद नज्म किसको कहते हैं? ऐसी नज्म है जिसमें काफिये व रदीफ की पाबंदी नहीं होती और उसके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है। इसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए उसको आजाद नज्म कहते हैं। नसरी नज्म किसको कहते हैं? यह नज्म छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ व काफिये की पाबंदी होती है और ना ही बहर वजन की। ना बहर वजन होता है ना रदीफ काफिया होता है, उसे नसरी नज्म कहते हैं। आजाद नज्म कहते हैं जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती है। इसके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है, उसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। अगर मिसरे छोटे बड़े हैं, रदीफ और काफिया नहीं इस्तेमाल हुआ है तो वो आजाद नज्म है। नज्म मुअर्रा जिसमें काफिया की पाबंदी ना हो नज्म मुअर्रा कहते हैं, और पाबंद नज्म कहते हैं कि जिसमें काफिया और रदीफ और बहर वजन सब की पाबंदी की गई हो, ना उसको पाबंद नज्म कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नज्म के लुग़वी माने क्या है? लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से एक से कोई भी नहीं। तो दोस्तों नज्म की जो लुग़वी माना है वो लड़ी पिरोने के होते हैं, इसी वजह से ये करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। सवाल ये कहता है कि 4 फर्जंद के मिसरे सानी में 4 फर्जंद की मिसरे सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई हैं, बताइए कौन सी सनत है? 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई है। लफ़ो नशर गैर मुरत्तब, लफ़ो नशर मुरत्तब, तरसी, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि लफ़ो नशर जो गैर मुरत्तब है वो पहले मिसरे में इस्तेमाल हुए कुछ अल्फाज
एक या दो या चार जो भी होते हैं, उसकी तरतीब दूसरे मिसरे में ना होकर के गैर तरतीब के साथ सिफत बयान की जाए या वजाहत की जाए, वजाहत की जाए या सिफत बयान की जाए, तो वो लफ्ज़ व नशर गैर मुरत्तब है। लेकिन अगर पहले मिसरे में जो अल्फाज यूज हुए हैं उसी तरतीब के साथ उसकी वजाहत या सिफत, वजाहत, सिफत या वजाहत तरतीब के साथ अगर बयान किया जाए तो उसे लफ्ज़ व नशर मुरत्तब कहते हैं। तो इस शेर में जो चार फर्जन है उसकी जो तरतीब के साथ उसकी सिफत बयान की गई है, सिफत की तरतीब से बयान हुई है, इसलिए लफ्ज़ व नशर मुरत्तब कहलाएगा। तरसी नहीं होगा, लफ्ज़ व नशर गैर मुरत्तब नहीं होगा क्योंकि इसमें तरतीब है, तरतीब है। लफ्ज़ व नशर मुरत्तब, तरतीब के साथ लफ्ज़ व नशर है, इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मकाबिर क्या है? कब्र की जमा, कब्र की जमुल जमा, जमा मकबरा की, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से एक में से कोई नहीं। कब्र की जो जमा है कुबूर है, कुबूर है। कब्र की जमुल जमा नहीं होता है, इस वजह से बी ऑप्शन गलत होगा। कब्र की जमा कुबूर है, जो मकाबिर है, तो ये ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी गलत है। जमा मकबरा, मकबरा की जो जमा है वो मकाबिर है, इस वजह से सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहिरा क्या है? बहर की जमा, इस्म तफजील, बहर की तस्गीर। बहर की जो जमा है वो बहूर, बहूर है, इस वजह से ए ऑप्शन गलत है। इस्म तफजील, इस्म तफजील कहते हैं किसी चीज को बड़ा बना देना, सबसे बड़ा बना देना, तो ये बहिरा सबसे बड़ा नहीं होता है, छोटा ही है, इस वजह से ये गलत होगा। बहर की तस्कीर है, बहर है उसी का तस्कीर बहिरा है, तो इस वजह से सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमदे बारी। इस शेर का मौजू क्या है? जो ये शेर है, हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमदे बारी, इसमें जो मौजू है इस शेर का वो क्या है? शाख की तारीफ, शाख की तारीफ की गई है, हमद, नात। यहाँ पे जो असल बात है वो हमद बारी के लिए बोला गया है कि हर शाख है शगुफा कारी, जो हर शाख है जो कुदरत ने कोई पेड़ उगाया है उसका जो शाख है वो शगुफा कारी है, उसकी अच्छे से जो है ना खूबसूरती के साथ उसको बनाया गया है। इस वजह से जो कलम है उसका जो असल मकसद है, असल जो समरा है, बेनिफिट है, वो हमद बारी है। तो हमद बारी असल मौजू है, इस वजह से शाह की तारीफ ये गलत है। नात ये भी गलत है, नात जिसमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या तारीफ में जो बोली जाए या अशार बोली जाए उसको नात बोलते हैं। लेकिन हमद बारी कहते हैं जो अल्लाह ताला की तारीफ में अशार कही जाए उसे हमद कहते हैं, और ये इसमें इस शेर का जो मौजू है वो हमद है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। करता है दो ज़बां से यकसर, हमदे हक को मदहते पैगंबर। इस शेर में यकसर के क्या मानी है? एक सर, एक फर्द, पूरे का पूरा। एक सर, अगर यहां बात करेंगे, करता है दो ज़बां से, एक सर दो ज़बां से बात करता है, नहीं, ये गलत है। एक फर्द दो ज़बां, एक फर्द की दो ज़बां होती नहीं, एक सर की दो ज़बां होती नहीं, तो इस वजह से बी भी आपका गलत हो जाएगा। पूरे का पूरा मीनिंग है,
अक्सर की जो मीनिंग है पूरे का पूरा होता है, इस वजह से सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्फ शर्त। हर्फ शर्त से पहले भी जो है ना एक जुमला होता है जो बामाना होता है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। हर्फ तहसीन, ऐसी हर्फ जिससे जुमले की खूबसूरती बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर्फ तहसीन की वजह से ही जुमले बामाना होते हैं, हर्फ तहसीन के अलावा भी जुमले बामाना होते हैं, इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत है। हर्फ तासुफ यानी अफसोस, जो हरूफ है वो उसका इस्तेमाल होता है तभी हर्फ बामाना होते हैं, ऐसा भी नहीं है, बगैर हर्फ तासुफ के भी बामाना जुमले होते हैं, इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। अगर ए बी सी अगर सारा ही गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आसमान से बातें करना से क्या मुराद है? आसमान से बातें करना एक मुहावरा है, ये याद जरूर रखिएगा। बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना। आसमान से बातें करने का मतलब ये नहीं है कि जो ना आसमान इस्तेमाल हुआ इस वजह से बुलंद होना, ये गलत है। मगरूर होना ये भी नहीं है। मुहम्मल और बेमाना बातें करना, मुहम्मल और बेमाना ये मुतरादिफ है। मुहम्मल और बेमाना बातें करना, आसमान से बातें करने का जो मतलब है मुहावरा है वो मुहम्मल और बेमाना बातें करना से मुराद है, इस वजह से सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जान में जान आना से क्या मुराद है? मुर्दे का जिंदा होना, बिल्कुल गलत। अपनी बात पर अड़ना, भी गलत। तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, ये सही है। तसल्ली और इत्मीनान होना, जान में जान आना जो मुहावरा है ये भी मुहावरा है। हस्बे वाला में से एक से ये भी गलत है, डी भी गलत है। मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग, ए खुदा में जो ए इस्तेमाल हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ए खुदा क्या है? हर्फ तासुफ, हर्फ इस्तिफाम, हर्फ निदा। हर्फ तासुफ कहते हैं जिसमें अफसोस की जाए, अफसोस वाली जो हर्फ है। हर्फ इस्तिफाम जिसमें सवालिया हर्फ। हर्फ निदा जिसमें पुकार हो, किसी को पुकार रहे हो, तो इसमें से ए खुदा ये हर्फ निदा है, पुकारने के माने में, तो खुदा को पुकारा जा रहा है, इस वजह से ये हर्फ निदा, ये हर्फ तासुब नहीं है, हर्फ इस्तिफाम नहीं है, हर्फ निदा है। करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शब के मुतादिफ की निशानदेही कीजिए। लैल, रात, कमर। कमर के माने चांद होते हैं। रात, शब, ये लैल, शब। लैल, रात, ये दो जो मुतारिफ अल्फाज यूज हुए हैं। अगर ए और बी दोनों सही है तो इस वजह से हस्बे बाला में से एक से ज्यादा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेल लाजिम, फेल नाकिस, फेल मारूफ। दोस्तों फेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फेल की किस्में माना के लिहाज से फेल नाकिस और फेल ताम। फेल नाकिस, फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम कहते हैं वो फेल जो अपने माने को पूरे तौर पर बताए। फेल ताम कहते हैं वो फेल जो अपने माने को पूरे तौर पर बताए, जैसे आया, गया, पढ़ा, लिखा। फेल नाकिस कहते हैं वो फेल जिससे पूरे माने मालूम नहीं होते, इसके पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी होता है, जैसे होना। ये होना एक फेल है, लेकिन क्या हुआ ये फेल नाकिस है। आया, इससे पता चलता है कोई आया है। होना, इससे पता नहीं चल पाता है कि क्या हुआ, तो इस वजह से आया, गया, पढ़ा, लिखा ये फेल ताम है। होना ये फेल नाकिस है। फेल ताम की दो किस्में हैं, फेल लाजिम, फेल मुताद्दी। फेल लाजिम वो फेल जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है,
फेल लाजिम वो फेल जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है, जैसे जैद आया, मैं सोया, लड़कियां रोई। जैसे फेल ताम, जैसे में जिसमें फेल का जो माना है वो पूरी तौर पर बताता है, पता चलता है, इस तो वही फेल यहां यूज हुआ है। रोना, सोना, आना, ये सारा फेल ताम है। फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है, यहां मफूल नहीं है फेल लाजिम में। फेल मुतअद्दी वो फेल जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है। जुमले में पहले फाइल, उसके बाद मफूल और आखिर में फेल है। ये जुमले की तरतीब है उर्दू में, पहले फाइल, मफूल और फेल, ये जरूर याद रखिए। जैसे कि मैंने रोटी खाई, लड़कों ने किताब पढ़ी, इसमें फाइल और मफूल तीनों आ जाए उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। फेल लाजिम कहते हैं जिसमें सिर्फ फेल और फाइल आए, मफूल ना हो, उसे फेल लाजिम कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा फेल ताम और फेल नाकिस, इसके बाद फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। एक और जोड़ा है जो जिसे कहते हैं फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल नाकिस दोस्तों, फेल ताम ऐसा फेल जो खुद जिससे माना को पता चले। फेल नाकिस जिससे माना खुद नहीं बता पाए बल्कि उससे पहले कोई लफ्ज या फाइल का आना जरूरी होता है, तो उसे फेल ताम फेल नाकिस कहते हैं। फेल लाजिम जो सिर्फ फाइल पे ही मुकम्मल हो जाए वो फेल लाजिम कहते हैं। फेल मुताद्दी जिसमें मफूल का होना जरूरी होता है उसे फेल मुताद्दी कहते हैं। फेल मारूफ कहते हैं ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम हो, और फेल मजहूल जिसका फाइल मालूम ना हो। तो फेल मारूफ और फेल मजहूल ये इसकी तारीफ है। जुमले में अगर फेल फाइल का मालूम हो, जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं, ये सवाल था। फेल लाजिम तो नहीं है, फेल नाकिस भी नहीं है, फेल मारूफ है। फेल मारूफ ऐसा फेल है जिसका फाइल मालूम होता है, इस वजह से फेल मारूफ इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज मानन एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहते हैं। मुतहारिफ, मुतकारिफ, मुतरादिफ। मुतहारिफ नहीं, मुतकारिब नहीं, बल्कि मुतरादिफ होता है। मुतरादिफ इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गजल के अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। कताबंद, कता, गजल मुसलसल। दोस्तों कता और गजल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये गजल के कुछ अशार हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। खुद अपना फैसला भी इश्क में काफी नहीं होता, उसे भी कैसे करके गुजरे जो दिल में ठान लेते हैं। जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का, इबारत देखकर जिस तरह माना जान लेते हैं। तुझे घाटा ना होने देंगे कारोबार उल्फत में, हम अपने सर तेरा ए दोस्त हर एहसान लेते हैं। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। ये सारे जो अच्छे अशार हैं वो फिराक गोरखपुरी की है। फिराक गोरखपुरी। और दो अशार है। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था
के सर याद आया। जो ये दो अशार हैं वो गालिब के हैं, असदुल्ला खां गालिब के। पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, बाद में गालिब ने गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे। ये अशार गज़ल के हैं। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ है जिसका हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। इजाज़ और इख्तिसार उसकी खूबी है। रदीफ और काफ़ी की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैयत होती है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। पहला शेर याद रखिएगा, मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिये व हम रदीफ होते हैं। गजल का पहला शेर मतला होता है और ये दोनों मिसरे जो मतला का जो दोनों मिसरा है वो हम काफिया व हम रदीफ होता है। अगर मतला के बाद वाले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। मतला के बाद वाला अगर शेर हम काफिया व हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। एक गजल में एक या दो से जायद मतले भी हो सकते हैं, इसी वजह से हुस्न मतला का तारुफ या हुस्न मतला का वजूद आया। इसी तरह अशार के भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं। आमतौर पर शायर गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। गजल की आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। गजल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है और उसे बैतुल गजल भी कहते हैं। दोस्तों ये गजल के बारे में था। कता, हल्की हल्की फुआर के दौरान में वक़तन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये कता है। कता के लुग़वी माना किसी शय के टुकड़े या हिस्से के हैं। कता के लुग़वी माने किसी शय के टुकड़े या हिस्से के हैं। कता ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें किसी मजमून का मुसलसल बयान हो, उसमें कम से कम दो अशार होते हैं, दो शेर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होता। जैसे गजल में मुकर्रर नहीं है उसी तरह कता में भी मुकर्रर नहीं। आमतौर पर इसमें मतला नहीं होता। गजल में मतला होता है लेकिन कता में मतला नहीं होता आमतौर पर। और शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। इसमें शायर तसलसल के साथ एक ही कैफियत या ख्याल का बयान करता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कता के बारे में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम में अगर कता से रिलेटेड, कता से मुताल्लिक अगर कोई सवाल आता है तो आप आसानी के साथ हल कर सकें। कभी कभी शोरा अपनी गजलों में भी कताबंद अशार शामिल कर लेते हैं जिनमें एक ही ख्याल को दो या दो से ज्यादा शेरों में नज्म किया जाता है। मसलन मीर की गजल में शामिल एक कता हस्ब झेल है, कल पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखाने शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सर पुरगरूर था। तो ये कता के बारे में था। दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ। गजल के अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं, गजल से रिलेटेड है इस वजह से कता तो होगा ही नहीं, इसे गजलें मुसलसल कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मकौल का हम माना लफ्ज क्या है? मुसर्रत जिसे खुशी बोलते हैं, उदास, फितरत जैसे कुदरत बोलते हैं। फितरत और कुदरत दोनों जो है ना मुतरादिफ लफ्ज है। मुसर्रत खुशी, उदास असफ, तासुफ जिसे बोलते हैं उदासी। तो मकूल का जो हम माना है यहां पे कोई नहीं है। मकूल कहते हैं काइंड ऑफ चौक, चौक की तरह कुछ ऐसा हिस्सा, चौक की तरह, चाक, तरह जो पहाड़ से निकलता है, ये मकूल कहते हैं। काइंड ऑफ चौक है जो सफेद पहाड़ी से ही निकलता है, उसे मकौल बोला जाता है, मकौल बोला जाता है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? जिस्त, किस्मत, मौत।
जिंदगी, मौत की जो जिद है जिंदगी है। किस्मत, ये अपनी किस्मत होती है, जिंदगी किस्मत नहीं होती है, जिंदगी का पार्ट है। किस्मत जिंदगी का पार्ट है, बी भी गलत होगा। इसमें जीस्त मुतरादिफ है जिंदगी के, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐब का मुतरादिफ क्या है? हुनर, हुस्न, हिकमत। हुनर बोलते हैं, ऐब की जिद है ये। हुस्न खूबसूरती, खूबसूरती। खूबसूरती। हिकमत कहते हैं किसी शय या किसी वाक्य के पीछे जो हिकमत होती है, सबब होता है, उसे हिकमत बोलते हैं। तो ऐब का मुतरादिफ यहां पे कोई भी वर्ड नहीं है, इस वजह से हुनर भी गलत है, बी भी गलत है, हुस्न, हिकमत भी गलत है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रास्त गोई की जिद क्या है? सुलह जोई, द्रोग गोई, नेकी। रास्त गोई कहते हैं सच गोई को, हकीकत गोई। द्रोग गोई कहते हैं झूठ बोलने को, बोलना। तो रास्त गोई की जो जिद है वो द्रोग गोई है, सुलह गोई नहीं, नेकी भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अहवाल क्या है? जमा अहवल, अहुल के अहवल की, ये कोई वर्ड ही नहीं है, इस वजह से ये गलत होगा। लफ्ज मुफरद अहवाल, लफ्ज मुफरद नहीं बल्कि जमा है, इस वजह से बी गलत है। हाल की जमा अहवाल, की जमा अहवाल, इस वजह से ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कमर का हम माना लफ्ज क्या है? महताब, शम्स, मेहर। ये मेहर है, मेहर को भी खुर्शीद बोलते हैं, सूरज बोलते हैं। ये शम्स, मेहर, खुर्शीद, सूरज, ये सारा मुतरादिफ है। और कमर महताब को बोलते हैं, महताब का मुतरादिफ है। चांद मुतरादिफ है, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मेहर के बारे में और कुछ समझ लेते हैं। मेहर ये सूरज के मीनिंग में है। अगर मुहर है तो स्टैंप होता है। अगर महर है तो जैसे शादी ब्याह में मुतय्यन रकम जिसे बीवी को दी जाए वो महर है। मोहर अलग है, मेहर अलग है, सूरज को बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दरबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? मुहावरा, कहावत, रोजमर्रा। रोजमर्रा नहीं है जो आम तौर पर कोई भी बात कह देते हैं, जैसे अल्लाह की कसम है, उसके बाद 2 मिनट आया, ऐसा करके जो बोल देते हैं, जो फकरा बोलते हैं, उसे रोजमर्रा कहते हैं। तो ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह ये नहीं है, तो सी गलत है। मुहावरा जो अभी हमने पढ़ा कि आसमान से बातें करना,
जान में जान आना, ये मुहावरा है जो फेल पर खत्म होता है, उसे मुहावरा कहते हैं, तो ये भी गलत है। कहावत की जो दूसरी इस्तिलाह है वो ज़रबुल मसल है। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में इससे मुराद क्या है? अक्लमंद, हकीर, फकीर, आजिज, खाक उड़ाने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों खाक उड़ाने वाला तो नहीं है, अक्लमंद भी नहीं है। खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोल चाल में जो इस्तेमाल होता है वो हकीर, फकीर, आजिज के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों हमने कल से हमने जी के जीएस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास फिर से अल्टरनेट डे होगी। जैसे अगर आज जीके की क्लास होती है तो कल के बाद परसों जो है ना जीके की क्लास होगी, लेकिन उर्दू की क्लास डेली होगी। जीके जीएस अल्टरनेट, एक दिन के बाद एक दिन, जैसे एक दिन के बाद एक दिन, जिसे अल्टरनेट बोलते हैं। उर्दू क्लास जो होगी वो डेली होगी। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।